सकते हैं हम। हाँ सर, थैंक यू। ओके कुणाल, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस, क्या डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे, क्या आप मुझे बताएंगे? यस मैम। हाँ बताइए, क्या आपका मैम, कुछ था? सब यस मैम, आप कॉन्ट्रैक्टिंग, बता रहे सब कॉन्ट्रैक्टिंग और एम्प्लॉय लीजिंग। लीजिंग। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से थोड़ा सा ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होता है वो होता है कि आप काम के कुछ पोर्शन को किसी और कंपनी को दे दीजिए। और फिर मान लीजिए आपके पास सीजनल है या फिर अचानक से आपके पास जो वर्कलोड है बहुत बढ़ गया है, और आप क्या चाहते हैं कि अभी आप अपनी कैपेसिटी को नहीं इंक्रीज करना चाहते क्योंकि ये इरेगुलर है, ठीक है ना, सडनली बढ़ा हुआ है फिर कम हो जाएगा, तो पार्ट ऑफ द वर्क हैड बीन असाइन टू अदर एजेंसी, ठीक है ना, किसी दूसरे एजेंसी को आप अपना काम शेयर कर देते हैं। दैट बिकम सब कॉन्ट्रैक्टिंग। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने लिया है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बहुत बड़ा काम है, आपसे नहीं हैंडल हो रहा है, तो आपने अपने एक और कॉन्ट्रैक्टर को, किसी और एजेंट को या और कॉन्ट्रैक्टर है उसको हायर कर लिया है, सम पार्ट ऑफ कमीशन पे आप उसको देने के लिए अग्री हो गए हैं, और आपने उसको थोड़ा काम दे दिया कि हमारे काम में से आप इतना काम तुम कर लो और इसका जो बेनिफिट होगा वो तुम्हें दे दूंगा। दैट बिकम सब कॉन्ट्रैक्टिंग। एम्प्लॉय लीजिंग, जहाँ पे सर्टन स्पेशलाइज्ड काइंड के स्किल्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पर्टिकुलर एजेंट से एम्प्लॉय को लीज के बेसिस पर हायर कर लेते हैं उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए हमें काम है, और हम उनके काम जो लीजिंग फर्म है उसको हम लीजिंग एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं, और वो फर्म अपना कम सैलरी या जो भी कॉम्पनसेशन देना होता है वो देती है अपना एम्प्लॉयज को, तो वो एम्प्लॉय लीजिंग हो गया, जो कि हमारे यहाँ बहुत प्रचलित नहीं है। ये अदर कंट्रीज में, स्पेशली यूएसए वगैरह में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। एंड देन द लास्ट वन इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जब यस मैम। स्पेसिफिक कोई स्किल सेट रिक्वायर्ड है, कुछ आपको खास नॉलेज या स्किल चाहिए और आपके पास वो नहीं है, या फिर आप उस पर कॉस्ट इनकर नहीं करना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, उस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को आप अपना वो काम उनसे आप वो काम करवा सकते हैं। आउटसोर्स एक्टिविटीज है, तो आजकल एचआर एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, जैसे कि किसी कंपनी का पॉलिसी बनवाना है तो किसी स्पेशलिस्ट को, एचआर स्पेशलिस्ट को आप दे दीजिए, दे विल डिजाइन पॉलिसी, rules, regulations as per the need of the organization, and then you will give them payment for that particular purpose। हो गया काम खत्म। किसी एक एम्प्लॉयज को हमेशा कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आउटसोर्सिंग नॉर्मली यस जो मैम। पेरोल होता है या बेंचमार्क सेट करना होता है या रिक्रूटमेंट का काम होता है, इन सब एक्टिविटीज को अब ऑर्गेनाइजेशंस खुद के सर पे नहीं रखना चाहती, बिकॉज इट आल्सो अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्टैट्यूटरी एक्टिविटी। लीगल बहुत सारा, इसमें अगर कुछ कमी रहा तो लीगल बहुत सारे पेनल्टी और पनिशमेंट आ सकता है, हो सकता है, इसीलिए ये वैसे स्पेशलिस्ट को दे दो जो ये सब चीज देखता है, वो हमारी कंपनी के लिए भी ये सारा काम वो कर देगा, और हम उसको बदले में क्या करेंगे, फी दे देंगे या कमीशन दे देंगे या चार्जेस जो भी है वो उसको पे कर देंगे। अब समझ में आया? सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट असाइन पार्ट ऑफ द वर्क टू अनदर एजेंट, ठीक है ना, अनदर कॉन्ट्रैक्टर। एम्प्लॉय लीजिंग, एम्प्लॉय लीजिंग मतलब लीज के बेसिस पर आप किसी कंपनी से, किसी स्पेशलिस्ट एजेंसी से जिस तरीके का आपका रिक्वायरमेंट उस तरीके के लोगों को हायर कर रहे हैं। एंड आउटसोर्सिंग मतलब परमानेंट आपने ये कुछ काम है जो आपने आउटसोर्सिंग करने का डिसीजन ले लिया है, या आपका मेन नहीं है, या आपके कंपनी का कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, या आपका मेन बिजनेस नहीं है, यहाँ से आपने क्या किया, किसी और बिजनेस से भी आप ये काम करवाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको पे ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग आजकल आउटसोर्स करते हैं, शादी ब्याह या किसी भी ऐसे इवेंट में इवेंट मैनेजमेंट के काम को आउटसोर्स कर लेते हैं। जो काम पहले घर के लोग खुद से मिलके करते थे, हाँ ठीक है, उतना वर्ल्ड क्लास का नहीं होता था, स्टेट ऑफ आर्ट डेकोरेशन नहीं होता था, आज हम क्या करते हैं, उसको आउटसोर्स कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं। यस मैम। खाने का, कैटरिंग का काम किसी और, उसी तरह कंपनीज भी करती है, ट्रेनिंग का, पेरोल का काम, और बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट का काम है, मैम पॉलिसी। आपने मॉल का भी दिया था ये एग्जांपल, हाँ मॉल में मैंने जो आपको बोला था कि सिक्योरिटी गार्ड।
बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड है या हॉस्पिटल में आप सफाई कर्मचारी या सिक्योरिटी गार्ड को देखेंगे तो अब वो क्या करते हैं कि देखो, तुम लोगों ने सुना होगा लेबर लॉ के बारे में, है ना? तो लेबर लॉ इज अ वेरी Yes, ma'am. कॉम्प्लिकेटेड लॉ। ओवर टाइम, तो एब्सेंटिज्म, फिर उनके लीव, फिर उनका सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अटेंडेंस का रजिस्टर होना चाहिए, उनके पीएफ पीएसआई का रजिस्टर, बहुत कुछ मेंटेन करना होता है। अब इतना सारा काम को एक अलग से आपको एक टीम बेंच बैठाना पड़ेगा एचआर पीपल का, जो आपके इन सारे काम को देखेगा। और अगर ये लोग आपके पेरोल पे है तो अब इतना सारा बेंच बैठा के हर महीना हम उनको पे कर, तो लोग क्या करते हैं नॉर्मली, दीज आर द थिंग कि आप देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल में, मोस्टली, ठीक है ना, मोस्टली मैं बोल रही हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी मॉल्स में आप देखेंगे वो मॉल्स के एम्प्लॉय नहीं होते, वो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, वो उस जगह के एम्प्लॉयज नहीं होते, वो वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयज किसी दूसरे कंपनीज के होते, जो कंपनी उनको पे कर रहा होता है। और उस कंपनी ने क्या होता है, जैसे मॉल है तो मॉल ने आउटसोर्स किया है, यानी मॉल ने बोला है किसी कंपनी को कि हमें 50 कौन सा कहूँ मैं, क्लीनिंग बॉय या हाउस बॉय टाइप का चाहिए, हर महीने हर दिन हमको 50 लोग चाहिए। अब उस कंपनी की जिम्मेदारी कि ये 50 लोग उन्हें सप्लाई करे, हर एक पर पर्सन पर एम्प्लॉय कंपनी उनको पे करेगा, और उसके बाद वो सैलरी वगैरह सब कुछ वही देंगे, और जितने भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है बदले में कौन उसको मेंटेन करेगा, वो कंपनी जो आपको एम्प्लॉय को या हाउस बॉय को मुहैया करा रहा है, जो आपको दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एडिशनल बर्डन है, जहां पे आप फोकस करना चाहते हैं आप वहां पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, और जो एडिशनल तामझाम का काम है वो आपके बदले में कोई दूसरी कंपनी हैंडल कर लेती है। समझ में आया? इसको भी आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक हुआ? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्लियर हुआ सारा? ठीक है, अब हम लोग आएंगे सिलेक्शन पे। यहाँ पे आपके बुक में टीपी टीएल डी, टाइम लैप्स डेटा और इल्ड रेशियो करके भी है। हम इस इल्ड रेशियो और टाइम लैप्स डेटा को भी देखेंगे। पहले हम सिलेक्शन देख लेते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसमें क्या है, टाइम लैप्स डेटा सिंपल होता है कि कब आपके पास रिक्विजिशन आया, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट का रिक्विजिशन कब आया, और आप कितने दिनों में उस रिक्विजिशंस को फुलफिल करके वापस दे रहे हो। क्या जब रिक्वायरमेंट है उससे पहले आपका हायरिंग का काम, हायरिंग का प्रोसेस खत्म हो गया है, या फिर रिक्वायरमेंट का टाइम लैप्स कर गया और तब जाकर के आपको अब एम्प्लॉय मिला है। ठीक है ना, दिस इज नोन एज टाइम लैप्स डेटा। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आ गया? ठीक है, और इल्ड रेशियो है, इल्ड रेशियो मैं भी थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आप लोग को सिलेक्शन पे लेके जाना चाहती हूँ। ये हाँ, एक मिनट, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगी, सिंस की ये बहुत इजी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आपके बुक से नॉर्मली आपके ही बुक से वो बहुत रीड बिटवीन द लाइन टाइप का सिचुएशन होता है, बहुत अंदर अंदर से वो ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं, इसीलिए मैंने इसको आपके ही बुक को रेफर किया है इसको बनाने में। अदरवाइज मैंने आपको जो समझाया है वो काफी सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। बुक का भी लैंग्वेज सिंपल ही है, थोड़ा डिटेल्ड है बस। एक सेकेंड, ओके। ये ओवरऑल स्टाफिंग में ही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आएगा, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सब कुछ। तो मैं आपको नोट्स आज शेयर कर दूंगी रिक्रूटमेंट का सारा, उसके बाद हम लोग सिलेक्शन अभी शुरू करेंगे। तो सिलेक्शन का करेंगे, एक मिनट। हाँ ठीक है, दिस इज द सिलेक्शन के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो है। ठीक है, अब मैं पहले आपको बता दूं कि यील्ड रेशियो क्या है। तो नॉर्मली ये क्या है, these ratio indicate the number of leads or contacts needed to generate a given number of hires or at a point of time। मतलब कि आपको कितने नंबर ऑफ लीड्स की जरूरत है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को ला सकते हैं, ट्रेनिज को ला सकते हैं, कैंडिडेट को ला सकते हैं, कितने पॉइंट से आप ला सकते हैं, और एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये नीड कैसे आप जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। अपने कॉन्टैक्ट्स के मदद से आप ये लीड्स या ये नंबर ऑफ हायरिंग जो है, रिक्रूटमेंट है, कैसे फुलफिल करेंगे। मान लो कि किसी कंपनी को 10 मैनेजमेंट के ट्रेनिज की जरूरत है 6 महीने के अंदर, ठीक है, समझ Yes, में आ ma'am. रहा है?
10 मैनेजमेंट ट्रेनी की जरूरत है 6 महीने के अंदर। Yes, ma'am. इट हैज टू मॉनिटर पास्ट यील्ड रेशियो, उनको अपना पास्ट यील्ड रेशियो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो चाहिए वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कंपनी 10 ट्रेनीज को हायर कर सकती है। कैसे? इट हैज टू एक्सटेंड 20 ऑफर्स, ठीक है ना, 20 ऑफर्स किया, इंटरव्यू टू ऑफर रेशियो 3:2 हो गया, 30 इंटरव्यूज लिए उसने। उसके बाद इनवाइट किए बहुत सारे, 40 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था। तो इस तरीके देखो 200 लोगों को आप बुलाई, 200 लोगों को अगर टच करिएगा आप, तब जाकर के कहीं आपको 10 ट्रेनिंग मिलेगा। कैसे? क्योंकि 10 को आपने सबसे पहले टच किया, ठीक है ना। तो यील्ड रेशियो है यहाँ पे 5:1, ठीक है ना। पहले आपने क्या किया? 200 पीपल को कांटेक्ट किया, उसमें से आपने इंटरव्यू लिया, तो आपने क्या किया? अब आपने उसमें से छठे 40 कैंडिडेट से जो आपके फाइनली आपके इंटरव्यू में आए, उसके बाद उसमें से आए ही इतने का, तो 5:1 का रेशियो यहीं पे हो गया। उसके बाद आपने इनवाइट किया उसमें से 30 को इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपने इंटरव्यू लेकर के 20 को क्या किया? ऑफर कर दिया, ठीक है ना, कि चलो भाई मैंने इसको सेलेक्ट किया। एंड देन फाइनली जो सिलेक्शन हुआ, जो ऑफर्स आपने फाइनल ऑफर किया ट्रेनीज को, ट्रेनीज के बाद जब फाइनल आप ट्रेनिंग के बाद जॉब ऑफर करते हैं ना, यस मैम। तो जो फाइनल जॉब Yes, ऑफर ma'am. हुआ वो 10 को हुआ। तो यहाँ पे इसी को यील्ड रेशियो कहा कि कितने लोगों को आप कांटेक्ट करेंगे ताकि आपका 10 मैनेजमेंट ट्रेनी मैनेजमेंट का जो आपका पोजीशन है वो 6 महीने में फुलफिल हो पाएगा। नॉर्मली देखा गया है कि ये जो भी है सुटेबल जो सोर्स होता है डिफरेंट पोजीशंस के लिए, लाइक प्रीवियसली हमने कैसे किया था, एम्प्लॉय रेफरल से कितना हायरिंग हुआ, अगर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है तो फिर ई पोर्टल से कितना आया, ये सारे के बीच में कोरिलेशन करके स्टडीज करके इसको निकाला जाता है। यील्ड रेशियो बस तब तुम ये समझ लो अपनी जानकारी के लिए कि हम कितने लोगों को टच करेंगे, तो हम 10 या 20 या 50 जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमारा भर पाएगा। ऐसा तो नहीं हो ना कि 50 आपको हायरिंग करनी है तो आप 50 लोगों को ही ऑफर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आप उसमें से सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं मैम, नो मैम। नहीं होगा। तो अगर आप 500 लोगों को इंटरव्यू लेंगे तो तब जाकर के उसमें कोई 50-100 आप फाइनली सेलेक्ट करेंगे, है ना, और उसमें से फाइनली आप रिटेन करेंगे उसमें से 50 में, है ना। तो यही यील्ड रेशियो यस मैम। yes मैम। ठीक ठीक। ओके, यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग सिलेक्शंस तो पढ़ेंगे, पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कुणाल, और मेरे ख्याल से कुणाल रेगुलर स्टूडेंट है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कुणाल, बताइए कि बेस्ट वे रिक्रूटिंग का क्या रहा है अभी तक। व्हाट कैन बी द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट? ऑप्शंस देती हूँ, तुम्हारे पास बुक है पर तुम आंसर को कॉपी मत करना, ठीक है ना, अपना दिमाग यूज करने की कोशिश करो, ठीक है ना। वॉक इन्स है, एडवर्टीजमेंट्स है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज है, रेफरल्स है, एम्प्लॉय रेफरल्स है, या वेरिएबल कॉम्बिनेशंस है। which is the best, which is the most suitable way of recruitment? मैम फर्स्ट का दो क्या बोले थे? फिर से बोल, वॉक इन इंटरव्यू, अनसॉलिसिटेटेड रिक्रूटमेंट सोर्सेस को बोलते हैं, वॉक इन के थ्रू, ठीक है ना। जो हमने बोला था ना कि हम कहीं पे आता है कि इस कंपनी का फलाने जगह पे वॉक इन चल रहा, तो हम जाकर के वहां पे अपना सीवी, एक्चुअली उससे क्या होता है, मेन पर्पस होता है कि कंपनी के पास सीवी एक डेटा बैंक कलेक्ट हो जाता है, फिर वो फर्दर वहां पे यस भी मैम। इंटरव्यू ले सकता है, बाद में रिशेड्यूल भी कर सकता है इंटरव्यू के टाइम को। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि वॉक इन है, एडवर्टीजमेंट है, सर्च, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कंसल्टेंसीज है, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट? क्या सबसे अच्छा अप्रोच है रिक्रूटमेंट का? मैम कंसल्टेंसी हो सकता है। सुरभि, कंसल्टेंसी इज वेरी एक्सपेंसिव। कम्युनिकेशन ऑल हो सकता है मैम, बिल्कुल, ये सब चीज कॉम्बिनेशन जरूरी होगा, है। बिल्कुल वेरिएबल, यानी इन सब में से मिला करके किसी एक सोर्स पे आप डिपेंड। अभी कुणाल ध्यान से सुनना, मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था
कि किसी Yes, एक ma'am. सोर्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना ही इंटरनल सोर्स पे, ना ही एक्सटर्नल सोर्स पे, ना ही न्यूज़पेपर पे, ना ही रेडियो पे, एडवर्टीजमेंट पे, ना ही कंसल्टेंसीज पे, ना ही कैंपस पे। कॉम्बिनेशन से इनका यूज करिए, ठीक है ना। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जगह से आपको सुटेबल कैंडिडेट मिल जाएंगे। जैसे आपको मास रिक्रूटमेंट करना तो आप कैंपस में चले जाइए, जाइए जब आपको हायर लेवल के लिए रिक्रूटमेंट करना है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए करना है, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इनको पर हायरिंग आपको इनको एक पूरी सैलरी पे करनी पड़ती है, तो हुआ ना एक्सपेंसिव कुणाल। यस मैम, मैंने वैसे सोचा ही नहीं था कि एक्सपेंसिव भी हो सकता है। कोई बात नहीं, अब हम ऐसे सोचेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यही तो हम पढ़ते ही इसीलिए ताकि हमारा सोचने का प्रोसेस अलग तरीके का हो, हम अलग तरीके से सोच सके उसके बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन रिक्रूटिंग इंक्लूड्स। जो मोस्ट कॉमन कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब क्या है? आवाज तुम्हारा बहुत ब्रेक हो रहा है सुरभि या पल्लवी, तो आप चैट कर सकते हैं डायरेक्ट, मुझे आंसर मिल जाएगा आपका। क्वेश्चन सुनिए नेटवर्क अभी। इशू है मैम। ओके, मेरी आवाज जा रही है ना, मेरी आवाज सुनो। देखो, द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टेंट्स मतलब, ठीक है, कॉमन कॉन्स्टेंट्स मतलब लिमिटेशंस होता है ना, कॉन्स्टेंट्स मतलब जो आपके पास कम है, जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो आपके लिए एक लिमिटेशन हो गया, वो आपके लिए कॉन्स्टेंट फैक्टर हो गया जिसको मैनेज करके आपको काम करना है। तो कॉमन कॉन्स्टेंट्स रिक्रूटमेंट में इंक्लूडिंग ऑल, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टेंट्स ऑन रिक्रूटिंग इंक्लूड ऑल, यानी कि जो भी मैं आपको ऑप्शंस बोलूंगी, ऑल आर द कॉमन कॉन्स्टेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बट यानी एक्सेप्ट, किसको छोड़ के। समझ में आया क्वेश्चन? बट मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी कि ये सभी होंगे कॉमन Yes, ma'am. कॉन्स्टेंट्स एक्सेप्ट वन ऑफ देम, एक होगा जो कॉमन कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए Okay, तो ma'am. मैं वापस से पढ़ूंगी, ऑप्शंस पहले सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टेंट्स ऑन रिक्रूटिंग इंक्लूड ऑल बट इमेज ऑफ ए फर्म, बजटरी सपोर्ट, इंटरव्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, पहले ऑप्शन सुनो। इमेज ऑफ अ फर्म, किसी कंपनी का इमेज, गुडविल, ठीक है। दूसरा, बजटरी सपोर्ट, आपके पास कितना बजट है उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तीसरा, इंटरव्यू, ठीक है ना, इंटरव्यू जो हम लेते हैं वो। चौथा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड फोर्थ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिफ्थ, इन पांचों में से सभी कुछ ना कुछ कांस्टेंट का काम करते हैं, कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट में लिमिटेशन फैक्टर का काम करते हैं, पर एक है जो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, वो क्या है? क्या इमेज लिमिटिंग फैक्टर है? इमेज ऑफ द कंपनी इज अ लिमिटिंग फैक्टर, और बजट सपोर्ट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं, लेकिन आपको उनको चुनना है जो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, राइट। इंटरव्यू, इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशनल, होगा आई थिंक मैम। ठीक है। अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं कुणाल, मैम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरव्यू। पॉलिसी, इंटरव्यू इज द राइट आंसर, गुड। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल इसमें पॉलिसी, yes, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज कभी कभी बाधा के रूप में काम कर सकता है। पॉलिसीज ऐसा है कि आपको सिर्फ इतने लोग ही हैं जो आपको कैंपस से लाने हैं, ठीक है ना, सिर्फ इतने ही लोग हैं, 10% ही जो रिक्रूटमेंट का है वो आप एडवर्टीजमेंट से फुलफिल कर सकते हैं। मान लो ये कंपनी की पॉलिसी है, तो ये एक लिमिटेशंस के रूप में काम कर रहा है ना, आपको बांध रहा है ना कि 10 ही एडवर्टीजमेंट है, बाकी तो दूसरे सोर्सेस से करना है, राइट। उसी तरह गवर्नमेंट के पॉलिसीज, गवर्नमेंट कुछ बाइंडिंग कर सकती है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसीज होते हैं कि इतना परसेंट यस रिजर्वेशन उसको देना है, इतना ये देना वो देना। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं जाकर के कंपनियों को क्या करता है, हायरिंग में जो फ्रीडम होना चाहिए वो नहीं देता है ना, वो फ्रीडम, वो टैलेंटेड लोगों को छांट देते हैं, और रिजर्वेशन yes, कोटा में जो ma'am. लोग फॉल करते हैं उनको लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट के लिए ये भी कॉन्स्टेंट का काम किया, एक लिमिटेशन का काम किया। उसके बाद हम ये इस तरह से समझेंगे, इमेज ऑफ ए फर्म, ठीक है, किसी कंपनी का इमेज अच्छा नहीं है, कोई अप्लाई ही नहीं करता, यार इस कंपनी में मत अप्लाई करो, या हर 5 दिन बाद, हर महीने बाद एम्प्लॉय को निकालते रहता है, चेंज करते रहता है, इसका गुडविल अच्छा नहीं है, पैसे टाइम पर नहीं देता। दिस कैन बी अ
लिमिटेशन फैक्टर हो सकता है ना, ऐसी कंपनी में मत अप्लाई करो, दिस इज नॉट अ गुड एम्प्लॉयर, है ना, कोई बेनिफिट नहीं देता, कोई इसमें एडवांटेज नहीं है, ना लीव है, ना वो है, ना वो है, ना बोनस है, ना वट एवर, ना ग्रेजुइटी है, ना पेंशन है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं ना। तो ये क्या है, उस कहीं ना कहीं लोग उस कंपनी के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे क्योंकि अरे इस कंपनी में तो कुछ मिलता ही नहीं, राइट, है ना। यस तो Yes, मैम। ये भी ma'am. एक लिमिटिंग फैक्टर है। और बजटरी सपोर्ट, बजट का भी कांस्टेंट हो सकता है कि आपको रिक्रूटमेंट के लिए मान लीजिए कि आपको कहीं और जाना है, या जो बजट आपको दिया गया है वो कम पड़ रहा है और हायरिंग में आपको जो खर्चा आने वाला है वो ज्यादा आने वाला है, तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो ये सारे एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू लेने में क्या लिमिटेशन है, कितने भी क्वेश्चंस पूछो, कुछ भी क्वेश्चंस पूछो, Yes, ma'am. है ना। कोई इंटरव्यू में इवन तो limitation नहीं। जो थियोरी है उसमें तो थोड़ा रहता भी है कि आप सिलेबस के अंदर से लिखो, लेकिन इंटरव्यू में कोई सिलेबस होता है क्या, नो मैम। कोई भी जनरल हाँ नॉलेज का मैम। कुछ भी पूछ लेगा, तुम बोल ही नहीं सकते हो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जनरल नॉलेज का हिस्सा है, तुम यहाँ से आंसर करो, राइट। तो इंटरव्यू में कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं, इसीलिए दिस इज नॉट ए लिमिटेशन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि Yes, ma'am. the most common constraints on recruitment include all, यानी ये सभी हैं जो कॉमन कॉन्स्टेंट्स है रिक्रूटमेंट के, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट इंटरव्यू, ठीक है कुणाल एंड सुरभि, चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर सही था। थर्ड क्वेश्चन, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट इज, प्राइमरी सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट का, चलिए मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, टेस्ट, एडवर्टीजमेंट, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना, अब मैंने ऑप्शन ही बदल दिए, ये हो सकता है टेस्ट, ये हो सकता है एडवर्टीजमेंट, ये हो सकता है जॉब एनालिसिस, ये हो सकता है इंटरव्यूज विद एप्लीकेंट्स। व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए आपके लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करेगा वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा, या आपका एडवर्टीजमेंट करेगा, जो आपने एडवर्टीजमेंट दे रखा है वो करेगा, या फिर आपका इंटरव्यूज विथ एप्लीकेंट्स, आपने जो इंटरव्यू किए हैं एप्लीकेंट्स के साथ, वो आपका प्राइमरी सोर्स होगा इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस होगा मैम। मैम फिर से रिपीट कीजिएगा, आगे शो हो रहा है। प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूटमेंट के लिए जो आपको मेजर सूचना इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मेनली कहाँ से मिलेगा, क्या टेस्ट से मिलेगा, जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेंगे आप उससे मिलेगा, क्या इंटरव्यू से मिलेगा, क्या एडवर्टीजमेंट जो आपने किया है उससे मिलेगा, या फिर जॉब एनालिसिस से मिलेगा। मैम जॉब एनालिसिस मिल सकता है। ठीक है, सर भी आप ट्राई करिए। हेलो, आवाज नहीं हाँ आ बोलो, रही है मैम। कोई बात नहीं, आप चैट कर दो अपना आंसर। अच्छा मेरी आवाज नहीं जा रही है ठीक है, तो मैम द उसका करेक्ट नेटवर्क आंसर इज, खराब है। समझ गए मैं, करेक्ट आंसर इज जॉब, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्यों, कुणाल तुम्हें ये एक्सप्लेन करना। मैम क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग को वो जॉब को मतलब एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब बेसिक डाटा डाटा ऑफ जॉब एनालिसिस करना होगा, और जॉब के बारे में डिटेल जानना पड़ेगा, एक्टिविटी ड्यूटी सब जानना पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑफ जॉब जानना पड़ेगा, यही सब। ठीक है, जॉब एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या, दो जॉब पार्ट, एनालिसिस के कौन से जॉब दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं। स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करता है ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट्स को, उसके बाद लोकेशंस को कि कहाँ पे आपको करना है, टाइटल को कि क्या आपका टाइटल रहेगा, एवरीथिंग इज कवर अंडर जॉब डिस्क्रिप्शन। वाइल जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है कि इन सारे ड्यूटीज, इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस लेवल का क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्या उसमें स्किल्स होना चाहिए, एडिशनल क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हो सकते हैं, उसका बिल्ड कैसा होना चाहिए, उसका विगर कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका मेंटल स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी टफ डिसीजंस लेना पड़ सकता है, राइट।
डॉक्टर्स का क्या जॉब स्पेसिफिकेशन है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ता है, वरना वो जो काम वो करते हैं उसमें भर दिन में हम एक न्यूज खराब सुनते हैं और पूरे दिन के लिए अपसेट हो जाते हैं। और उनका ये काम है कि उनके पास ये आते जाते रहता है, तो वो अगर इतना इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे तो अगला केस कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो उनका जॉब स्पेसिफिकेशन होगा कि यू हैव टू बी वेरी इमोशनली स्ट्रांग, है ना। यस मैम। यस मैम। ये जॉब एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि आपको किस तरीके के लोग को हायर करना है, क्या उनमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज ग्रुप के लोग आपको चाहिए, किस तरीके का उनका जो एडिशनल बैकग्राउंड है या फिर एडिशनल उनका पास डिग्रीज है वो क्या क्या होने चाहिए। राइट, अभी समझ में आ रहा है। गुड। यस फोर्थ, अ गुड सोर्स ऑफ हायरिंग टेक्निकल स्टाफ वुड बी। अच्छा, टेक्निकल स्टाफ को हायर करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, बिना इसको बिना किसी क्या कहते हैं ऑप्शंस के आंसर दे सकते हैं कि कहाँ से टेक्निकल एम्प्लॉयज को हम, टू मच, अलॉट, दोनों होता है। यस मैम। यस, मैंने बोला कि टेक्निकल स्टाफ को हायर हम कहाँ से कर सकते हैं, टेक्निकल स्टाफ की हायरिंग कहाँ से सबसे आसानी से हो सकती है और काफी अच्छा वॉल्यूम में हो सकती है। सिलेक्शन से। ऑप्शंस टू, यस ठीक है, द ऑप्शंस आर प्राइवेट सर्च फर्म, प्राइवेट सर्च फर्म मतलब कंसल्टेंसी, दूसरा है वोकेशनल स्कूल या वोकेशनल कॉलेजेज, उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसके बाद है राइवल फर्म्स, हेड हंटिंग मैंने शायद आपको नहीं बताया था, ये भी एक सोर्स है रिक्रूटमेंट का, हेड हंटिंग मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी, एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन। वैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन से कहाँ से हम टेक्निकल स्टाफ को मैम अच्छे हायर कर सकते हैं। मैम ऑप्शन रिपीट कीजिएगा। A good source of hiring technical staff would be private search firm. प्राइवेट सर्च फर्म को ऑब्लिक में कंसल्टेंसी समझ लो, वोकेशनल स्कूल, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड राइवल फर्म्स। राइवल मैम फर्म्स मतलब एम्प्लॉयमेंट कॉम्पिटिटर कंपनी। एक्सचेंज। प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सकता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो प्रोफेशनल, इतना ज्यादा प्रोफेशनल्स के लिए, देखो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो यूज किया जाता है ना डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए, जिनकी नौकरी छूट गई है या जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं या फिर जो हैंडीकैप्ड है या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनको कहीं से नहीं हेल्प मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में प्राइवेट एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबका एक लिस्ट रहता है, उनके पास मेंटेन की कहाँ पे कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, वहां से आप पता करके वहां पे जा सकते हो। लेकिन मैं बोल रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ मतलब जो किसी टेक्नोलॉजी का ज्ञाता हो, ठीक है ना, जिसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है। एमबीए इज ए टेक्निकल नॉलेज और नॉट नॉन टेक्निकल नॉलेज, मुझे बताओ। एमबीए, नॉन बीसीए, टेक्निकल नॉलेज। these are technical or non-technical? non-technical। These are technical. These are technical. Management is a technique यार, इसको इतना तुम सस्ते में मत लो, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज अ टेक्निकल नॉलेज, ठीक है ना, इसीलिए आप स्पेशलाइजेशन करते हो। आपको ठीक है, मैं आप बताती हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, दीज आर नॉन टेक्निकल, ठीक है ना, ये अपना अपना ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। लेकिन जो ऐसे सब्जेक्ट है इसकी जो मेजर सोर्स ऑफ हायरिंग होती है वो कैंपस प्लेसमेंट से होती है, वोकेशनल स्कूल से होती है, जहाँ पे यहाँ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से इनको उठा लिया जाता है, वहीं से इनका ट्रेनिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन में शुरू हो जाता है। इसीलिए टेक्निकल स्टाफ को हायर करने के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस राइट प्लेस है, ठीक है ना, जहाँ से आप यस बल्क में अधिक से अधिक टेक्निकल लोगों को हायर कर सकते हो। ओके, इसके बाद है, चलो एक क्वेश्चन है इसके बाद, अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन फ्रॉम विद इन इज। अच्छा, अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं या इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रमोशन से करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, उसका एक नेगेटिव पॉइंट बताओ।
इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक निगेटिव पॉइंट बताओ। मैम अदर मतलब जो आउटर होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वाले लोग को नई अपॉर्चुनिटी मिल पाता है, और तो इससे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब मैम बहुत ये क्या बोले, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, एक लिमिटेड ही तक रह जाते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब क्यों? न्यू क्योंकि नॉलेज न्यू मतलब बिल्कुल शाबाश, न्यू नॉलेज, आइडिया स्टैग्नेशन, ठीक है ना, आइडिया Yes, स्टैग्नेट yes. हो जाती है। यानी जो एग्जिस्टिंग लोगों का आइडिया है, अप्रोच है, उसी को लेकर के आप काम चलाते रह जाओगे। जो न्यू अप्रोच, जो न्यू थॉट प्रोसेस, जो नए लोगों का इनोवेटिव तरीका, क्रिएटिविटी से आप कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन को रोक रहे हो, अगर आप एक्सटर्नल लोगों को इन नहीं करते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक, नॉलेज इस तरीके से सोचो, आंसर कुछ भी बोलो, उसका जो एसेंस है वो सही निकलना चाहिए। बिल्कुल, नए नॉलेज से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को वंचित रखते हैं, यही इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स में मुझे आंसर देना। रिक्रूटमेंट इज मियर वैकेंसी फिलिंग फंक्शंस, सिर्फ वैकेंसी को फिलअप करने का एक फंक्शन है रिक्रूटमेंट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आज True. सुरभि है, कुणाल है एंड पल्लवी है। ठीक है, क्या कहा आपने? रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट इज अ मियर